तथा तनाव रहित जीने का संकल्प दिलाती है। जब तक हम ऋतु का ध्यान नहीं रखेंगे या ऋतुचर्या का ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक हम चाहे बड़े से बड़े आयुर्वेदाचार्य क्यों ना बन जाए या आयुर्वेदाचार्य के पास क्यों ना चले जाए, लेकिन हमारी जो प्रवृत्ति है, अगर हमने इन ऋतुओं के आधार पर कुछ भी परिवर्तन नहीं किया तो पूर्ण रूप से निरोगी नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। और निरोगी जीवन ही लंबा चलता है, रोगी जीवन एक खटारा गाड़ी के समान होता है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे शरीर में खान पान के अलावा ऋतुओं और जलवात का प्रभाव पड़ता है। एक ऋतु में कोई एक दोष बढ़ता है तो कोई दूसरा दोष कम होता है, ये उस ऋतु का कारण है। दूसरी ऋतु में कोई एक दोष बढ़ता है तो कोई एक दोष शांत होता है। इस प्रकार मनुष्य का स्वास्थ्य ऋतुओं के अनुसार गहरा संबंध रखता है। आयुर्वेद में प्रत्येक ऋतु में दोषों में होने वाली वृद्धि, उसके प्रकोप यानी कि शांति और प्रकोप दोनों का समन्वय ऋतु के अनुसार हम अगर खान पान में डाल दें, रहन सहन में डाल दें, यानी कि आहार विहार में डाल दें, तो हम पूरी तरह से निरोगी रह सकते हैं और स्वस्थ व्यक्ति यानी कि रोगी को स्वस्थ भी कर सकते हैं और स्वस्थ व्यक्ति की रक्षा भी कर सकते हैं। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय भौगोलिकता के आधार पर तीन ऋतुएं यानी कि तीन मौसम मुख्यतः माने जाते हैं और ऋतुएं, माइक अनम्यूट कर दीजिए जी। ऋतुओं में, इन तीनों ऋतुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। ये तीन ऋतुओं में मौसम की अगर हम बात करें तो इसमें 6 भागों में बांटा गया है। इसमें बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। अब ये 6 भागों में बांटा जाने के कारण हम 12 महीने का वर्ष गिनते हैं। एक साल जो है हम 12 महीने का गिनते हैं। अतएव ये जो है हर 2 महीने की एक ऋतु हो गई। चैत्र और बैसाख, जो साथी मित्र कलम या पेन लेकर के बैठे हैं, पेन या कॉपी लेकर के बैठे हैं, वो नोट कर सकते हैं या लगभग लगभग सभी को पता होगा। चैत्र और बैसाख जो है बसंत ऋतु में आता है। जेठ और आषाढ़ जो है ग्रीष्म ऋतु में आता है। श्रावण और भाद्रपद जो है वर्षा ऋतु में आता है। अश्विन और कार्तिक जो है शरद ऋतु में आता है। मांगशीर्ष और पौष जो है हेमंत ऋतु में आता है। माघ और फाल्गुन जो है शिशिर ऋतु में आता है। पुनः एक बार रिपीट करता हूं। चैत्र बैसाख बसंत ऋतु में, जेठ और आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु में, श्रावण और भाद्रपद वर्षा ऋतु में, अश्विन और कार्तिक शरद ऋतु में, मांगशीर्ष और पौष हेमंत ऋतु में, माघ और फाल्गुन शिशिर ऋतु में। ये ऋतु जो है इनके आधार पर हम यूं माने कि सूर्य की जो गति होती है या जो अयन कहा जाने वाला है, ये 2 भाग में बट जाता है। जैसे उत्तरायण और दक्षिणायन। क्या होता है उत्तरायण, क्या होती है ऋतुएं, क्या होता है दक्षिणायन, इन्हें हम समझने का प्रयास करते हैं और इनसे इनकी जो प्रकृति है, इनके जो दोष हैं, ऋतु के आधार पर दोष, ऋतु के आधार पर प्रकृति दोष जो स्वाभाविक अवस्था में यानी कि जड़ अवस्था में है, जिसका स्वभाव ये कभी भी नहीं छोड़ते, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अब दोष की अगर बात करें तो वात दोष जो होता है ग्रीष्म ऋतु में संचय करता है और ये प्रकोप करता है वर्षा ऋतु में, प्रशमन करता है शरद ऋतु में। ये थोड़ी सी आयुर्वेद की भाषा है, कुछ कुछ साथी को समझ में शायद नहीं आ सकती है, तो इसके लिए हम आगे प्रयास करेंगे इसकी रिकॉर्डिंग देने की। वात दोष जो है, वात दोष में ग्रीष्म में संचय होता है वात दोष का और प्रकोप होता है वर्षा ऋतु में, प्रशमन होता है शरद ऋतु में। पित्त का जो है संचय होता है वर्षा ऋतु में, प्रकोप होता है शरद ऋतु में और प्रशमन होता है हेमंत ऋतु में। कफ दोष का जो है संचय होता है शिशिर ऋतु में,
प्रकोप होता है, प्रकोप भी शिशिर ऋतु में होता है, और प्रशमन जो होता है वो होता है ग्रीष्म ऋतु में। यहां पर हम संचय, प्रकोप और प्रशमन को अच्छी तरह हमें समझना चाहिए। अब हम समझते हैं उत्तरायण किसे कहते हैं। यानी सूर्य उत्तर की तरफ गति करता है चैत्र महीने से लगा करके भाद्रपद महीने तक। ये दिन आगे पीछे हो सकते हैं नक्षत्र के हिसाब से, सूर्य और चंद्रमा की गति के हिसाब से। ये जो आधान काल है, इसे आधान काल कहा जाता है क्योंकि इस समय सूर्य, प्रचंड सूर्य के कारण जलीय तत्व यानी कि जल का आधान यानी कि ग्रहण करता है। सूर्य की किरणें प्रखर हो जाती है, हवा जो है तीव्र गर्मी वाली हो जाती है और रुक्ष हो जाती है। ये पृथ्वी के जलीय अंश को सोख लेती है, इसीलिए इसका प्रभाव औषधीय के साथ साथ मनुष्य शरीर पर भी पड़ता है। इससे शारीरिक शक्ति कम होने लगती है, व्यक्ति में दुर्बलता का अनुभव होने लगता है। इस अवधि में शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ये तीन ऋतुएं आती है उत्तरायण में। शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। और दूसरा शब्द आया हमारे पास दक्षिणायन। दक्षिणायन यानी कि सूर्य की जो गति है, हम मानते हैं उसको कि ये दक्षिण की तरफ चला जाता है, दक्षिण की तरफ दिखने लगता है। इस समय सूर्य की किरणें जो है मंद हो जाती है, सौम्य हो जाती हैं। सौम्य होना और मंद होने के कारण वातावरण में रस यानी कि जलीय तत्व की वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाते हैं। इसे विरज काल भी कहते हैं क्योंकि इस काल में सूर्य सौम्य अवस्था में चला जाता है। सूर्य व चंद्रमा द्वारा वातावरण में रस का विर्जन किया जाता है। इसमें हवाएं आदान काल में की तरह सूक्ष्म और गर्म नहीं होती है। इस काल में वातावरण में चंद्रमा के सौम्य गुणों की प्रधानता होती है और ताप कम हो जाता है यानी कि गर्मी कम हो जाती है। हवाओं, बादलों और वर्षा की ठंडक आ जाती है। सब जगह चंद्रमा की शीतलता अपना रंग बिखेरने लगती है। ध्यान रखिए, ये जो वातावरण के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है, जो वातावरण की जो क्रियाएं हो रही है, सेम टू सेम हूबहू हमारे शरीर के ऊपर लक्षण डालती है। बिना लक्षण डाले ये नहीं रह सकती। वातावरण की शीतलता के कारण औषधीय में, खाद्य पदार्थों में स्निग्धता आ जाती है और इससे मनुष्य व प्राणियों की शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है। आप देखते हैं ना कि भाई सर्दी के अंदर जो है शक्ति बल जो है बढ़ने लग जाता है। अब इसे और एक समझने का प्रयास करते हैं। सूर्य जो है वायु की तीव्र और रुक्ष जो होता है वो होता है उत्तरायण में, अरुक्ष होता है दक्षिणायन में। स्वभाव कैसा होता है? अग्रेय यानी कि तीक्ष्ण होता है उत्तरायण में, तेज होता है, और दक्षिणायन में सौम्य होता है। ऋतु जो होती है उत्तरायण में शिशिर, बसंत और ग्रीष्म। दक्षिणायन में होती है वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु। अच्छा, इसमें रस कौन कौन से होते हैं? रस होते हैं तीक्ष्ण, कसाय, कटु रस जो होते हैं, इनकी वृद्धि होती है उत्तरायण में, हमारे शरीर के अंदर भी। और बाह्य दक्षिणायन में होती है अम्ल, लवण और मधुर। इन रसों की वृद्धि हमारे शरीर में भी होती है और ब्रह्मांड के भौगोलिक में भी होती है। अगर दक्षिण भारत की हम बात करें तो उसमें वर्षा अधिक होती है, यानी कि बारिश अधिक होती है। इसीलिए उसमें ऋतु को दो भागों में किया गया। पहला भाग प्रावट यानी कि आषाढ़ और श्रावण, दूसरा भाग वर्षा ऋतु यानी कि भाद्रपद और अश्विन कहा गया है। वैसे लगभग कई क्षेत्रों में 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने अधिक वर्षा होती है, जबकि उत्तर भारत में वर्षा कम होती है और ठंड अधिक पड़ती है। उछले उत्तर भारत की तरफ चले जाएं तो जो ठंड है वहां पर ज्यादा होती है और वर्षा वहां पर कम होती है। इस ऋतु को मानकर शीतकाल की दो ऋतुएं वहां पर होती है, जैसे हेमंत और शिशिर। इसमें हेमंत ऋतु के प्रारंभ में और अंत में, हेमंत ऋतु के अंत में और गर्मी के उत्तरायण और दक्षिणायन के बीच में जो काल आता है उसे संधि काल कहते हैं। इस संधि काल के अंदर दुर्बलता अधिक होती है।
और इसमें मध्यकाल यानी कि ज्यादा बल, न तो ज्यादा बल होता है न ही ज्यादा कमजोरी होती है। इन्हीं ऋतुओं के आधार पर हमें आहार विहार का सेवन करना चाहिए, उसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सामान्यतः विश्व की अगर बात करें तो परिप्रेक्ष्य के अनुसार 3 या 4 ऋतुएं पूरे विश्व में पाई जाती है। वैसे भारत के अंदर मुख्यतः 3 ऋतुएं हैं। उसके अनुसार आहार भेद यानी कि पथ्य अपथ्य करना चाहिए। अगर पथ्य और अपथ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम वास्तविक रूप से बीमार होंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं शीतकाल को। शीतकाल जो है हेमंत व शिशिर ऋतु को कहा जाता है। इसमें स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर माने तो ये ऋतु हमारे लिए यानी कि मनुष्य जाति के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। यह शरीर में सबसे अधिक बलयुक्त होती है, दिन छोटे होते हैं और रात लंबी होती है। रात लंबी होने के कारण शरीर को आराम मिलता है, इसी के साथ साथ भोजन पाचन के लिए अधिक अनुकूल रहता है। इन कारणों के कारण शरीर में पौष्टिकता अधिक रहती है, पाचन शक्ति तेज होने से भारी भोजन भी पच जाता है और इस काल में भूखा रहना, रूखा सूखा खाना हानिकारक माना गया। पर्याप्त मात्रा में भोजन न मिलने पर पाचक ग्रंथि जो है, पाचक ग्रंथि का जो अग्नाशय है, शरीर के धातुओं का भक्षण करने लगता है। इसमें शरीर में वात दोष बढ़ जाता है। देखिए, भूख लग रही है और हम भोजन नहीं करेंगे तो शरीर के जो अग्निशामक जो अंग है, जो अग्नि बना रहे हैं, अग्निपाचक जो तत्व हैं, वो बढ़ जाते हैं और शरीर के धातुओं का, अन्य धातुओं का भक्षण करने लगते हैं। इससे शरीर में वात दोष बढ़ जाता है। वात में शीत व रुक्ष गुण अधिक होता है, ये आप सभी जानते हैं। शीत ऋतु में चिकनाई, मधुर, लवण और अम्ल यानी कि खटाई युक्त रस का, पोषक युक्त पदार्थों का सेवन करना अच्छा माना जाता है। जैसे शुद्ध देसी गाय के घी, तेल, मक्खन, दूध, दूध के साथ चावल, खीर, उड़द खीर, मिश्री, रबड़ी, मलाई, ठंडे दूध के साथ में शहद, दलिया, हलवा, मिठाई, अनाज में मूंग, उड़द, पुराने चावल, मौसमी फल में हम ले सकते हैं सेब, आंवला, संतरा। और सबसे ज्यादा जो समस्या होती है हमें मौसमी सब्जी की, जैसे परवल, बैंगन, मेथी, गोभी, लाल भाजी, हरी भाजी, पालक, जमीकंद, टमाटर, जमीकंद में गाजर, उसके अलावा ले सकते हैं हम मटर, बथुआ, हरी साग, सौंठ। गर्म पदार्थ जो है स्वास्थ्य वर्धक होते हैं और पोषक होते हैं। जो लोग हरड़ का सेवन करते हैं वो हेमंत ऋतु में आधे चम्मच सौंठ के साथ में लेना चाहिए इस ऋतु में, और शिशिर ऋतु में आधा चम्मच पीपल के चूर्ण के साथ में लेना चाहिए, जो हरड़े का सेवन करते हैं, हरड़ का सेवन करते हैं। अब इसमें रहन सहन कैसा होना चाहिए? वैसे तो 12 ही महीने हमें प्रसन्न रहना चाहिए, चिंता रहित रहना चाहिए, लेकिन इस मौसम में भी प्रसन्न रहना चाहिए। प्रातः काल यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, यह हम दिनचर्या में आपको समझा चुके हैं। तो भाई सोच कब करना चाहिए, स्नान कब करना चाहिए, वायु के साथ में भ्रमण कब करना चाहिए। इस ऋतु में आसन और व्यायाम का ध्यान रखना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार तेज भी चलना चाहिए, योगा अभ्यास भी करना चाहिए ताकि शरीर लचीला हो जाए, बलवान हो जाए, सुडौल हो जाए। इस ऋतु में योगा अभ्यास बहुत ही फायदे करता है, यानी कि इस ऋतु में व्यायाम करना उचित है। इस मौसम में ठंड लगने से जुकाम हो सकता है, बुखार हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, त्वचा रुकी हो सकती है, शीतल वात से खाली खांसी हो सकती है, श्वास के रोग हो सकते हैं, गठिया हो सकता है, जोड़ों का दर्द हो सकता है, खुजली आदि आदि रोग इससे ठंडी हवा से हो सकते हैं। इसीलिए इस ऋतु में ठंडी हवा से हमें बचना चाहिए और धूप लेनी चाहिए। अब धूप लेने की जो प्रक्रिया है, हम सामान्यतः सामने बैठ जाते हैं,
लेकिन आयुर्वेद ये कहता है कि धूप जो है पीठ से लेना अच्छा है और आग जो है सामने से लेना अच्छा है। लोग आग में बैठते हैं, आग से तप करते हैं, तो आग जो है सामने से लेना अच्छा रहता है और धूप जो है पीठ के बल, पीठ की तरफ से लेना बड़ा लाभप्रद रहता है। और इस ऋतु में सामान्यतः मनुष्य वर्ग में उचित मर्यादित मैथुन उचित है। रात को सोते समय दूध और देशी गाय का सेवन बहुत ही अच्छा रहता है। अच्छा, ये तो अच्छा रहने वाली बात हो गई। अब क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी बता देते हैं। अपत्य आहार में हल्के रूखे वातवर्धक पदार्थ जैसे कटु है, तीक्ष्ण है, कसाय है, रस वाले जो खाद्य पदार्थ है, इसमें रस वाले जो पेय पदार्थ हैं, ठंडे पदार्थ जैसे आइसक्रीम है या ठंडी प्रकृति वाले पदार्थ नहीं लेने चाहिए। इमली, अमचूर और खट्टा दही, आम का अचार इस ऋतु में सेवन नहीं करना चाहिए। देर रात तक जागना नहीं चाहिए और सुबह देर से उठना नहीं चाहिए। जो सुबह भी जल्दी उठना चाहिए। श्रम व व्यायाम पूरी तरह से करना चाहिए। अधिक देर तक भूखे नहीं रहना चाहिए, पहले ही बता चुके हैं। और कुछ लोग जो है स्नान करने की प्रक्रिया उनकी ज्यादा होती है, तो ज्यादा स्नान भी इसमें नुकसान दे सकता है। ज्यादा स्नान भी नहीं करना चाहिए और रात को देर रात तक भोजन नहीं करना चाहिए। हेमंत व शिशिर ऋतु का प्राकृतिक स्वभाव क्या है, हमने अभी भी बताया। इसका जो प्रबल रस है वो मधुर है। और ये जो है हेमंत जो है प्रारंभिक शीत ऋतु है और शिशिर जो है उत्तरकालीन शीत ऋतु है। दोनों शीत ऋतु में आते हैं, लेकिन हेमंत जो है प्रारंभिक ऋतु शीत ऋतु है और उत्तरकालीन जो है उसमें शिशिर ऋतु आती है। ये इसमें प्रबल रस जो होता है हेमंत में मधुर होता है और शिशिर में तीक्ष्ण होता है। दोष की अवस्था की अगर हम बात करें तो वृद्ध को ज्यादा समस्या होती है। बल की अगर हम बात करें तो बल जो है उच्चतम श्रेणी तक पहुंच जाता है, उच्चतम श्रेणी तक। और हेमंत व शिशिर ऋतु में दोनों ऋतुओं में मौसम लगभग लगभग एक जैसा होता है, लेकिन सूर्य दक्षिणायन में होता है, शिशिर ऋतु में सूर्य उत्तरायण में चला आता है। हेमंत में दक्षिणायन में होता है और शिशिर में उत्तरायण में चला आता है। हेमंत में औषधि की अगर दृष्टि से देखे जाए तो स्निग्धता, मधुर रस, पौष्टिक होता है। और इस ऋतु में दोषों का अल्प मात्रा में संचय होता है। संचय हर मौसम में संचय और प्रकोप होता है, लेकिन इस मौसम में अल्प मात्रा में संचय होता है। शिशिर ऋतु में सूर्य उत्तरायण में होने से आधान काल में चला जाता है और आधान काल के कारण वातावरण के अंदर रुक्षता और शीतलता होती है। इसमें भारीपन व मधुरता होने से शरीर में कफ का संचय होता है। ध्यान रखिए, शिशिर ऋतु में कफ का संचय होता है, इसलिए शिशिर ऋतु में उपयुक्त आहार विहार करते हुए ठंड से बचाव रखना चाहिए। उपरोक्त आहार विहार करते हुए शीत ऋतु में इतनी शक्ति एकत्र की जा सकती है कि अन्य ऋतुओं में रोगों से बचा जा सके। ये ऋतुओं में रोगों से बचने का महाराजा ऋतु है। इस ऋतु का भोजन अगर हमने पर्याप्त मात्रा में अच्छे सुदृढ़ अवस्था में कर लिया तो बाकी ऋतुओं के लिए हमारे पास इम्यूनिटी बच जाती है। बाकी ऋतु में रोगों से बचने की इम्यूनिटी इस ऋतु में हम बना लेते हैं। बसंत ऋतु में इससे ऋतुओं का तो राजा कहा जाता है। बसंत ऋतु जो है ऋतुओं का राजा कहा जाता है, लेकिन इस ऋतु में सभी ऋतुओं की सुहानी लगती है। हर जगह प्रकृति के अंदर सुंदरता दिखाई देती है। रंग बिखेरे हुए सुंदर फूलों की सुगंध आती है। मानो पृथ्वी ऐसे प्रसन्न हो रही है जैसे कि हमारे लिए उसने अलग अलग कलर के फूल रख रखे हैं। ये ऋतु जो है शीतकाल और ग्रीष्म काल के बीच की संधि कही जाती है। ध्यान रखिएगा, संधि वो मौसम होता है जो दो मौसम के अंतराल में होता है। जो संधि मौसम होता है उस मौसम में अगर आपको भोजन परिवर्तन करना है तो उसके लिए आपके पास 14 से 15 दिन लगने चाहिए।
धीरे धीरे नए भोजन को स्वीकार करना है और धीरे धीरे पुराने भोजन को छुट्टी करनी है। इसीलिए इसका प्रबल रस जो है कषाय होता है, और दोष की अवस्था अगर माने तो कफ दोष का इसमें प्रकोप होता है। इस ऋतु में जठराग्नि जो है मंद होती है, अल्प होती है, मद और बल जो है इसमें मध्यम होता है। ये जो है कफ दोष का समन करता है, और वमन क्रिया वह नश्य करने से, नेति करने से कफ दोष जो है निकल सकता है। इस ऋतु में सूर्य की किरणें तेज होने लगती है, और शीतकाल में, हेमंत व शिशिर ऋतु में शरीर के अंदर कफ जमा हो जाता है। वो कफ इन दिनों गर्मी से पिघलने लगता है। जैसे ही सूर्य की किरण तेज होती है, उसके आधार पर शरीर में कफ दोष कुपित हो जाता है, और कफ कुपित होने वाले रोग जैसे खांसी, जुकाम, नजला, दमा, गले की खराश, टॉन्सिल और पाचन शक्ति की कमी के कारण जी मचलाना आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वातावरण में सूर्य का बल बढ़ने लगता है, और चंद्रमा की शीतलता कम होने लगती है, जिससे जलीय अंश क्या होता है वातावरण में, ध्यान रखिए, सूर्य का जो बल है वो बढ़ने लगता है, और चंद्रमा की शीतलता कम होने लगती है। जैसे जैसे सूर्य का बल बढ़ेगा, सूर्य की किरणों का जो ताप है वो बढ़ता है, वैसे वैसे जलीय अंश, जल रस कम होने लगता है। इसके प्रभाव से शरीर में दुर्बलता आती है, कुछ समय के लिए दुर्बलता आती है। इस ऋतु में खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अम्ल, मधुर और लवण रस वाले पदार्थ इसमें लेने होते हैं, और कफ में इनसे वृद्धि होती है। पथ्य आहार कौन सा और अपत्य कौन सा, यानी कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस ऋतु में ताजा हल्का सुपाच्य भोजन करना चाहिए। हल्का भोजन, कटु रस युक्त तीक्ष्ण कषाय पदार्थ का सेवन करना लाभकारी होता है, जिसमें मूंग, चना, जौ की रोटी, पुराना गेहूं या चावल, राई, अंकुरित चना, मक्खन रोटी, हरी साग में हरी सब्जी के अंदर बहुत ही समस्या होती है हमें सब्जियां चुनने में। तो इसमें सब्जियां चुन सकते हैं आप, करेला, लहसुन, पालक, केले के फूल, जम जमीकंद में मूली, नीम की नई कुपलें जो होती है इस मौसम में आ जाती है, और इस मौसम में इसके साथ साथ अगर कफ प्रवृत्ति के हैं तो शहद का सेवन ज्यादा करना चाहिए, और वमन क्रिया करने से कफ हल्का हो जाता है। अगर हरड़ का चूर्ण लेते हैं तो उसके साथ में शहद का सेवन भी करना चाहिए। और आखिर भारत में रहते हैं तो भारत के अंदर कुछ कपूर, चंदन, अगर, कुमकुम ऐसा भी लगाया जाता है। तो स्नान के बाद इन्हें आप लेप कर सकते हैं, इन्हें लगा सकते हैं। और ये सुगंधित पदार्थों का लेप करना या इसे माथे पर लगाना स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभप्रद है। अब इसमें क्या नहीं करें, ये तो हमने बता दिया करने वाली चीज, लेकिन क्या नहीं करें। भारी चिकनाई युक्त खट्टी इमली और अमचूर, मीठे में गुड़ शक्कर, शीत पदार्थ का सेवन भी नहीं करना चाहिए इन दिनों में। अनाज में उड़द, रबड़ी, मलाई का सेवन भी इसमें अपथ्य में आता है, और खजूर भी नहीं खाना चाहिए। और विशेष ध्यान रखना चाहिए, खुले आसमान पे जब ओस गिरता हो, ठंड में नहीं रहना चाहिए।
ओस गिरता हो तब बाहर खुले आसमान में नहीं सोना चाहिए। धूप में दिन में नहीं घूमना चाहिए, धूप में घूमना हानिकारक हो सकता है। अब आती है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के अंदर सूर्य की जो है तेज हो जाती है, उष्ण हो जाती है, उसकी किरणें जो है पृथ्वी के ऊपर पूरे प्रकोप के साथ में गिरती है। और इस ऋतु में सारा जलीय अंश जो है चिकनाई जो है सोख लेती है। और ये चिकनाई सोखने से पृथ्वी का तापमान एकदम बढ़ जाता है। सभी जगह गरम गरम होने लगती है, यानी कि हमारी दीवारें भी गर्म होने लगती हैं। सारा जो वातावरण है वो रूखाशा होने लग जाता है, नीरस हो जाता है, यानी कि पूरा रस रहित हो जाता है। यह आधार काल चरम सीमा पर होता है। इसे इस समय जो है गर्मी में लू लगने का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। और सुनिए, लू हमें ही नहीं लगती, लू पेड़ पौधे पक्षियों को तक घेर लेती है। यानी कि ब्रह्मांड में वनस्पति जगत को, पेड़ पौधों को और सभी को ये मौसम घेर लेता है। इतना ही नहीं, इस समय में जल का जो प्रभाव है या जल का जो रस का जो प्रभाव है, नदी नाले तालाब और कुओं में, यानी कि बोरवेल में भी, कुओं में भी, ओपन वेल में भी पानी की मात्रा कम हो जाती है, रस की मात्रा कम हो जाती है। इस समय प्रबल रस जो है कटु है। और इसमें दोष जो है, वात दोष का संचय होता है और कफ दोष का समन होता है। कफ दोष जो है पूरी तरह से निकलने का काम करता है। जठराग्नि इस मौसम में मध्यम हो जाती है और बल जो है अल्प हो जाता है। लोग कहते हैं ना, मैं खा रहा हूं लेकिन कहां जा रहा पता नहीं। इस मौसम में बल जो है इतना नहीं बढ़ता जितना शरद ऋतु में, सर्दी में बढ़ता है। शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? रस रक्त आदि सातों धातुओं के अंदर रस जो है कम हो जाने पर रक्त आदि जो सप्त धातु से बना हमारा शरीर है उसमें क्षीणता आने लग जाती है, उसमें दुर्बलता आने लग जाती है और पसीना अधिक मात्रा में हो जाता है। जब पसीना अधिक मात्रा में हो जाता है, जब पूरे वातावरण में गर्मी वाला माहौल हो जाता है, तो हमारा शरीर प्यास ज्यादा मांगता है, यानी कि पानी ज्यादा लेता है। अब इसमें पानी ज्यादा लेने से, प्यास अधिक लगने से, बहुत अधिक जल ग्रहण करने से आंतों के अंदर पाई जाने वाला अम्ल की मात्रा जल में घुल करके कम हो जाती है। ध्यान रखिए, ये साइंटिफिक है। आंतों के अंदर पाया जाने वाला अम्ल जल में घुलकर कम हो जाता है। इससे जीवाणु या विषाणु का संक्रमण अधिक हो जाता है। इसके कारण वमन, उल्टी, दस्त और पेचिश आदि रोग का आक्रमण हो जाता है और शरीर में पित्त दोष का प्रकोप होने लगता है। उसकी वजह से ज्वर होता है, जलन होता है और रक्त पित्त बढ़ने से नाक से खून बहने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, सिर दर्द होने लगता है। आदि आदि रोग जो है इसके कारण होता है और इनसे दुर्बलता आती है। इससे बचने के लिए हमें पथ्य आहार का सेवन करना चाहिए। जो हमारे लिए हितकर आहार है उसका सेवन हमें करना चाहिए। अब हितकर आहार कौन सा? हितकर आहार की अगर हम बात करें तो चिकना होता है, मधुर रस की बात करें, सुपाच्य शीतल तरल पदार्थ का सेवन जो है हमें ज्यादा अधिक मात्रा में करना चाहिए। देसी गाय का घी, दूध और छाछ का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। ध्यान रहे, देसी गाय का घी जो है तीनों मौसम में अच्छा है लेकिन गर्मी में बहुत अच्छा है। और दूध का सेवन जो है रात के लिए कहा गया, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं दूध का सेवन करना है तो आप सुबह सुबह करने लग जाए। दही का सेवन जो है, दही के अंदर गर्म ग्रीष्म ऋतु में पानी डाल करके लेना ज्यादा फायदेमंद करता है। इसमें पुराने जो सब्जी के अंदर जो है चौलाई, करेला, बथुआ, परवल, पके टमाटर, छिलके सहित आलू, कच्चे केले की सब्जी, सहजन की फली की सब्जी, प्याज, सफेद पेटा,
संतरा, अंगूर, हरी पतली ककड़ी, हरी वाली पतली काकड़ी जो पतली आकार में ना, सहतूत, अनार, आंवले का मुरब्बा, किशमिश, मुनक्का, चिरंजी, अंजीर और बादाम। लेकिन बादाम में भीगी हुई बादाम पथ्य है, सूखी बादाम पथ्य नहीं है। और इसमें तरल पदार्थ लेना पथ्य है। नींबू में मीठी शिकंजी भी ले सकते हैं और नमकीन शिकंजी भी ले सकते हैं। कच्चे आम का पानी बहुत फायदे करता है, शरबत बहुत फायदे करता है, बेल का शरबत तो अत्यधिक फायदा करता है। मीठा पतला सत्तू, नारियल पानी फायदा करता है। मिश्री और घी, रायता, शरीर पर रायता भी फायदा करता है। और शरीर पर चंदन का लेप जो है बहुत ही अच्छा रहता है इस समय। और आभूषणों की अगर बात करें तो माताएं बहनें भी पहनती हैं, कुछ भाई भी पहनते हैं। तो मोतियों के आभूषण जो है इस मौसम में ज्यादा फायदे करते हैं, शीतलता लाते हैं। और इस मौसम में खिचड़ी का सेवन भी करना चाहिए। अपत्य क्या भाई, ये तो खाने वाली बात हो गई। नहीं खाने वाली क्या? नहीं खाने वाली सीधी सी बात है, जब ठंडा भोजन लेना है, ठंडी प्रवृत्ति वाला भोजन लेना है, तो उष्ण प्रवृत्ति वाला भोजन छोड़ना है। बहुत अधिक खट्टा यानी कि अमचूर, इमली, कटु, चटपटा और रूखे कसेले पदार्थ का सेवन कम से कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भारी तले हुए सामान या लाल मिर्च, उड़द की दाल, लहसुन, सरसों, खट्टा दही, शहद और बर्फ अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। अधिक व्यायाम भी नहीं करना चाहिए। और ग्रीष्म ऋतु में जो है मैथुन भी यथासंभव नहीं करे तो बहुत ही अच्छा रहता है। अब चलते हैं वर्षा ऋतु की ओर। वर्षा ऋतु में जो है, वर्षा ऋतु में प्रबल रस जो होता है वो होता है अम्ल। और दोष जो होता है वात दोष। और इसमें इस वर्षा ऋतु की अगर हम बात करें तो जठराग्नि जो है विकृत अवस्था में हो जाती है, विकृत अवस्था बहुत ही बिगड़ जाती है। और इसमें बल की अगर हम बात करें तो बल जो है हीन हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। लोग यहाँ इसमें कहने लगते हैं कि पता नहीं इतना खा रहा हूं, इतना सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वर्षा ऋतु में आरंभ के अंदर आकाश के अंदर दिशाएं, चारों दिशाओं में बादल युक्त हो जाता है। वातावरण में हरियाली के साथ नमी रुक्षता हो जाती है। और इस ऋतु में मच्छर, मक्खी और जीव जंतु बहुत ही बढ़ जाते हैं। ध्यान रखिए, जब अग्नि ज्यादा होती है यानी कि हमारे पास सूर्य की गति जो है ज्यादा होती है, सूर्य का ताप जो है ज्यादा होता है, तब छोटे मोटे जीवाणु, विषाणु जो है कम उत्पन्न होते हैं। आप देखेंगे बारिश के मौसम में हम जैसे ही बल्ब लगा लेते हैं तो छोटे मोटे जीवाणु असंख्य आ जाते हैं। लेकिन वही गर्मी के ऋतु में नहीं आते हैं। और अगर यूं हम बात करें, दिन और रात की अगर हम बात करें, तो दिन में सूर्य की उपस्थिति में हम 1000 वाट का बल्ब भी लगा लें तो भी कीटाणु या जीवाणु उसके ऊपर नहीं आते हैं। लेकिन बारिश के अंदर या हम रात की अगर बात करें, ठंडे की अगर बात करें, तो इस समय छोटे से छोटे बल्ब के ऊपर भी बहुत सारे जीव जंतु आक्रमण कर लेते हैं। और इसमें वातावरण में नमी होने के कारण शरीर जो है ग्रीष्म ऋतु में जो पाचन शक्ति पहले से दुर्बल हो गई है, वो वर्षा ऋतु में नमी होने के कारण वात दोष कुपित हो जाता है। वर्षा ऋतु में नमी के कारण वात दोष कुपित हो जाता है और पाचन शक्ति जो है दुर्बल हो जाती है। वर्षा की बौछारों से पृथ्वी से निकलने वाली गैस यानी कि अम्लता, धूल और धुएं युक्त वात का पाचन शक्ति पर पड़ता है। और बीच बीच में बारिश होने से सूर्य की गर्मी जो है कभी कभी अत्यधिक बढ़ जाती है। जब बारिश रुक जाती है
तो सूर्य की गर्मी अत्यधिक बढ़ जाती है। इसके कारण शरीर में पित्त दोष जमा होने लगता है। इस समय चावल आदि धान्यों की शक्ति कम हो जाती है। अतः इन दिनों में मलेरिया, बुखार, जुकाम, दस्त, पेचिस, हैजा, कोलिटिस जिसे कहते हैं, गठिया, संधियों में सूजन, उच्च रक्तचाप, फुंसियां, दाद खाज खुजली, ऐसे रोगों का आक्रमण होने लगता है। तो क्या करें जी? इस ऋतु में हल्के, सुपाच्य, ताजा, गर्म और पाचक, अग्नि बढ़ाने वाले खाद्य का सेवन करना चाहिए। अब अग्नि बढ़ाने वाले खाद्य में सबसे उत्तम से उत्तम वस्तु है तो देसी गाय का घी। यानी कि देसी गाय का घी जिस सामग्री में मिल जाता है वो अपने जठराग्नि को बढ़ाने का काम करता है और उसके पोषक तत्वों को मल्टीप्लाई करने का काम करता है। ऐसे पदार्थ लेने चाहिए जो वात को शांत करने लगे, जैसे पुराना अनाज, साठी चावल, मक्का, सरसों, राई, खीरा, खिचड़ी, मूठ, मूंग, अरहर की दाल, सब्जियों में लौकी है, भिंडी है, तोरई है, टमाटर है, पुदीना की चटनी है, सब्जियों में सब्जियों का सूप बहुत ले सकते हैं इसमें। फलों में सेब है, केला है, अनार है, नाशपाती है, पके हुए जामुन है और घी, तेल, नमकीन पदार्थ उपयोगी होते हैं। आम और दूध का सेवन जो है विशेष करके लाभप्रद होता है। आम पका हुआ होना चाहिए, मीठा और ताजा होना चाहिए, कच्चा खट्टा नहीं होना चाहिए। कच्चा खट्टा जो आम है वो नुकसान करता है इस मौसम में। और दूध पीने से इस मौसम में शरीर जो है पुष्ट होता है। और अगर एक समय आप भोजन की जगह पर आम और दूध उचित मात्रा में सेवन करते हैं तो शरीर जो है ताकतवर बनता है, बलशाली बनता है और सुडौल भी बनता है, पुष्टि आ जाती है। इस प्रकार पके हुए बिना दाग वाले गूदेदार थोड़े जामुन नियमित रूप से सेवन करने से त्वचा रोग, फोड़े फुंसी, जलन, प्रमेह रोग जो है लाभ, उसमें लाभ मिलता है। और ध्यान रखिए, भुट्टा खाने के बाद छाछ पीने से अच्छी तरह पच जाता है। और दही के अंदर लौंग, सौंठ, काली मिर्च, सेंधा नमक, अजवाइन, काला नमक आदि डाल करके भी पीने से पाचन शक्ति बढ़ती है। लहसुन की चटनी शहद व अन्य पदार्थों जो गर्म न हो मिलाकर लेनी चाहिए। वात और कफ दोषों को शांत करने के लिए कटु, अम्ल और क्षार पदार्थ लेने चाहिए। अम्ल, नमकीन, चिकनाई वाले पदार्थ का सेवन करने से वात दोष शमन करने में सहायता मिलती है। विशेष रूप से उस समय अधिक वर्षा या धीमी वर्षा होने से कारण मौसम ठंडा हो जाता है। इसमें अगर जो जानकार है रसायन युक्त रूप में अगर लेना चाहे तो हरड़ का चूर्ण जो है सेंधा नमक मिलाकर ले सकता है। लेकिन ये जानकार व्यक्ति के लिए इस ऋतु में जल का शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी कि संग्रहित जल उपयोगित रहता है। कुएं के जल को उबाल करके लेना चाहिए या उसे उपार्जित करके लेना चाहिए। जैसे जल के अंदर तुलसी के कुछ पत्ते डाल दिए, फिटकरी का कर दिया, या देसी गाय के गोबर से बनी राख वो डाल दी, वो डाल करके उपार्जित करके आप जल पी सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, वाटर फिल्टर जैसे साधन का उपयोग स्वस्थ व्यक्ति नहीं करे तो बहुत ही अच्छा है। ठंडे जल में शहद मिला करके लेना भी इस मौसम में अच्छा है। शरीर में ऊपटन की मालिश कर सकते हैं और साफ सुथरा रहना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात कही है हमने, हर मौसम में साफ सुथरा रहना ही चाहिए ये। और अभी क्या नहीं करें इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इस ऋतु में सब्जी में पत्ते वाली सब्जी, ठंडे रूखे पदार्थ, चना, मूंग, उड़द, जौ, मटर, मसूर, ज्वार, आलू, कटहल, सिंघाड़ा,
ये नहीं खाने चाहिए। वर्षा ऋतु में जब वर्षा कम हो तो पित्त का प्रकोप होता है। इस समय खट्टे तले हुए बेसन से बने पदार्थ, तेज मिर्च वाले पदार्थ, वे नहीं खाने चाहिए। श्रावण मास में दूध, भाद्रपद में छाछ या दही, और क्वार में, कार्तिक में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। और दिन में सोना और धूप में घूमना व धूप में सोना या अधिक प्रकार से मैथुन करना शारीरिक बल को गंवाना होता है। इस मौसम में व्यायाम भी, हल्के व्यायाम करने चाहिए। भारी व्यायाम जो है नुकसानदायक होते हैं। भारी भोजन या बार बार भोजन करने से, भूख न होने पर भी भोजन करने से नुकसान हो सकता है। और वैसे हमने बताया हुआ है पहले कि रात के समय में दही या खट्टा तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तली युक्त का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आता है शरद ऋतु। शरद ऋतु में बादल विरल हो जाते हैं और बहुत धवन स्वच्छ सुंदर हो जाते हैं। चंद्रमा की किरणें जो है अधिक प्रभावशाली होती है, स्निग्ध हो जाती है, मन को आनंद प्रदान होता है। नदियों, झीलों और तालाबों में सूर्य के ताप कम होने से चांदनी का प्रभाव जो है स्वच्छ हो जाता है और वनस्पति औषधीय में अम्ल रस की अधिकता पाई जाती है। शरीर पर इसका जो प्रभाव है, वर्षा ऋतु के बदले उसकी शीतलता जो है, सहन करने की क्षमता आ जाती है। वर्षा ऋतु के बाद में जो शरद ऋतु आता है, सूर्य अपने पूरे तेज और गर्मी के साथ चमकता है, लेकिन उष्णता फलस्वरूप वर्षा ऋतु के दौरान कम हो जाती है, तो पित्त दोष एकदम कुपित हो जाता है। इससे रक्त दूषित हो जाता है। परिणाम स्वरूप पित्त और रक्त के रोग जैसे बुखार, फोड़े फंसी या त्वचा के चकत्ते, खुजली आदि विकार जो है इस समय उत्पन्न हो सकते हैं। शरद ऋतु में जो है प्रबल रस जो है लवण होता है और दोष की अवस्था होती है। पित्त का प्रकोप और वात दोष का शमन होता है। जठराग्नि इसमें बुढ़ी हो चुकी होती है और बल जो है मध्यम बल होता है। शोधन कर्म जो है विरेचन और रक्त मोषण जो है ये शोधन कर सकते हैं। इसके अंदर पत्याहार में पित्त को शांत करने के लिए देसी गाय का घी बहुत ही लेना चाहिए। तीक्ष्ण पदार्थ का सेवन करना चाहिए और मीठे, हल्के सुपाच्य, शीतल तीक्ष्ण वाले खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ लेने चाहिए। चावल, मूंग, जौ, उबला हुआ दूध, दही, मक्खन, घी, मलाई, श्रीखंड, ये बहुत ही अच्छे सुपाच्य होते हैं इस मौसम में। सब्जियों की अगर हम बात करें तो चौलाई, बथुआ, लौकी, तोरई, फूल गोभी, मूली, पालक, सेम, फलों में अनार, आंवला, सिंघाड़ा, मुनक्का, कमलगट्टा ये लाभकारी होता है। इनके साथ साथ आप घृत का प्रयोग करेंगे देसी गाय के घी का तो बहुत ही अच्छा रहता है। इस ऋतु में दिन के समय में सूर्य की किरणों का और रात्रि के समय में सूर्य चंद्रमा की किरणों में जो वस्तु रखी गई है उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है और बहुत ही अच्छी रहती है। इसमें अमृत के समान माना गया है और पानी के अतिरिक्त स्नान और तैरने के लिए भी इस जल का उपयोग बहुत ही अत्यधिक अच्छा माना गया। इस ऋतु में हरड़े का चूर्ण का सेवन शहद, मिश्री, गुड़ मिलाकर के करना चाहिए। कुपित पित्त और दूषित रक्त को शांत करने के लिए विरेचन क्रिया करनी चाहिए और रक्त मोषण मोक्षण अगर करना है, दूषित रक्त को निकालने वाली जो क्रिया है वो करनी चाहिए। और उपरोक्त रोगों से बचने के लिए ऋतु में खिलने वाले फूलों को आभूषण के रूप में प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमारी बहनें जो है गजरा वजरा लगाती है ना तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। मतलब ये कोई ढोंग नहीं, ये कोई पाखंड नहीं है, ये हमारी संस्कृति के अंदर ही आता है। रात्रि के समय चंद्रमा की किरणों में बैठने और घूमने सोने से स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव रहता है।
लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, शरद ऋतु में क्या नहीं करना। सौंफ, लहसुन, बैंगन, करेला, हींग, काली मिर्ची, पीपल, उड़द से बने भारी खाद्य पदार्थ, खट्टे पदार्थ, तेज मादक पदार्थ, दही, खट्टा दही और खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। भूख लगे बिना भोजन नहीं करना चाहिए और औस और पूर्व की हवा में से बचना चाहिए। वैसे तो 6 की 6 ऋतुओं में 6 के 6 रसों का सेवन करना चाहिए, लेकिन हर ऋतु में हमारा अपना अलग-अलग रस विद्यमान रहता है। तो इसलिए इन ऋतु के आहार पर आहार विहार का सेवन करते हुए ध्यान देने योग्य है कि अंतिम और आने वाली ऋतु के प्रथम सप्ताह के में आहार विहार को धीरे धीरे छोड़ना है और धीरे धीरे नए सेव का सेवन करना है। अगर इस प्रकार से करते रहेंगे तो हमारी जो अनुकूलता बन जाएगी, उसके प्रति हमारा शरीर पूरी तरह से काम करने लग जाएगा। और ऋतु परिवर्तन में कार्तिक के अंतिम में 8 दिनों में, प्रारंभिक 8 दिनों में आयामों में यमराज की डाढ़ कही जाती है। पता है, यमराज की डाढ़, यानी कि कार्तिक के अंतिम 8 दिनों में और अघन मंगशीर्ष के प्रथम 8 दिनों में, ये 16 दिन यमराज की डांट कही जाती है। इन ऋतुओं में जन्य पित्त का प्रकोप होता है। ज्वर रोग विशेष रूप से उफान पर आता है और इस समय प्रकृति के अनुकूल दिनचर्या, पथ्य और अपथ्य आहार विहार का पालन करना चाहिए। ऋतु परिवर्तन से पूर्व ऋतु का संचित दोष नई ऋतु के आगमन पर त्रिदोषात्मक जो मूल प्रकृति होती है, उस मूल प्रकृति को समझ करके हमने व्यवहार करना पड़ता है, हमने उसका आचरण करना पड़ता है। इसी ऋतु के आधार पर प्रकृति की ऋतु और हमारे शरीर की ऋतु निर्धारित है। इसीलिए व्यवस्था ये बनाए, इन ऋतुओं के आधार पर आप चयन करें। ठीक समय हो चुका है। नमस्ते सभी को। अब आपके कुछ 2-4 मैं प्रश्न लेने के लिए उपस्थित